आगामी घंटों की 8 अगस्त 1963 को लगभग 3:15 बजे ब्राइडगो रेलवे पुल लेडबर्न निकट मेंटन मोर बकिंघमशायर इंग्लैंड में असंभव हुआ। चोरों ने रेलवे लाइन के सिग्नल में हस्तक्षेप किया था ताकि रॉयल मेल ट्रेन को रोका जा सके। 15 सदस्यों के गिरोह का नेतृत्व ब्रूस रेनॉल्ड्स ने किया था, जो तैयार और इंतजार कर रहे थे। जब ट्रेन रुक गई तो गिरोह के सदस्य कुछ हथियारों से लैस बोर्ड पर चढ़ गए और भयंकर हड़कंप मच गया। पैनिक फैल गया जब चोरों ने ट्रेन के सामान को खंगालना शुरू किया। इस दृश्य को पूरी तरह से भयंकर हड़कंप का दृश्य था जब गिरोह के सदस्य ट्रेन के माध्यम से तोड़फोड़ कर रहे थे, सेफ को तोड़ रहे थे और हाथों में पैसे के गुच्छे पकड़ रहे थे। ट्रेन के यात्रियों को, जिनमें से कई सो रहे थे या पढ़ रहे थे, अचानक हथियारों के नीचे होने की वास्तविकता का सामना करना पड़ा। चोरों के काम करते हुए चीखें और चिल्लाहटें हवा में भर गईं जब चोरों ने कारवास से कारवास तक अपना काम पूरा किया। वातावरण में तनाव की गहराई से भरा हुआ था जब गिरोह के सदस्य तेजी से और कुशलता से काम करते हुए सबसे मूल्यवान वस्तुओं को ले जा रहे थे। भयंकर हड़कंप के दौरान कुछ यात्री अपने सीटों पर घुटने के बल बैठ गए, डर के मारे फ्रीज हो गए। इस भयंकर हड़कंप के केंद्र में ब्रूस रेनॉल्ड्स थे, जो ग्रेट ट्रेन ही के मास्टरमाइंड थे। एक आकर्षक और गणनात्मक व्यक्ति, रेनॉल्ड्स ने महीनों से यह चोरी की योजना बनाई थी, एक टीम को भर्ती किया था और रॉयल मेल के शेड्यूल पर जानकारी इकट्ठा की थी। एक प्रतिष्ठा के लिए जाने जाने वाले रेनॉल्ड्स के लिए जाने जाने वाले कठोर और चतुर व्यक्ति, यह उच्च जोखिम वाला ऑपरेशन के लिए आदर्श नेता थे। वह था जिसने रेलवे लाइन के सिग्नल में हस्तक्षेप किया था, ट्रेन को रोक दिया था और अपने गिरोह को हमला करने का मौका दिया था। रेनॉल्ड्स की शांति और आत्मविश्वास की भावना भयंकर हड़कंप के दौरान घटित होने वाली चीजों के साथ पूरी तरह से विपरीत थी। जब गिरोह के सदस्य अपनी तोड़फोड़ जारी रखे तो निकटतम गवाहों ने गोलियों और चीखों की आवाज सुनी। एक गवाह ने देखा कि एक गिरोह का सदस्य हवा में हथियार लहरा रहा था, जबकि दूसरे ने देखा कि एक समूह के यात्रियों को जमीन पर लेटने के लिए मजबूर किया गया था। भयंकर हड़कंप और पैनिक की आवाजें रात के हवा में गूंजती रहीं जब चोर अपनी भागने की कोशिश में हुए, पीछे छोड़ते हुए एक ट्रेन को विस्तार में और एक ट्रेन को विस्तार में छोड़ दिया। यात्रियों, जो हिल गए लेकिन जीवित रहे, को अपने को संभालने और यह समझने की कोशिश करनी पड़ी कि क्या हुआ था। यह एक अपराध था जो इतिहास में सबसे बहादुरी भरे चोरी के रूप में जाना जाएगा। हमें यह जानने से पहले कि आगे क्या हुआ, एक त्वरित ब्रेक लें। हमें आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करें। हम दिन भर नए मामलों को पोस्ट करते हैं। हमारे पास हर 24 घंटे में एक नया वीडियो है, इसलिए नियमित रूप से वापस जांचें ताकि अधिक सच्चे अपराध की कहानियों और गहराई से जांच के लिए। अब आप सभी को अपडेट हो गया है, तो आइए समय की ओर वापस जाएं और ग्रेट ट्रेन ही के पूर्व घटनाओं की जांच करें। यह कहानी ब्रूस रेनॉल्ड्स से शुरू होती है, एक आकर्षक और गणनात्मक व्यक्ति के साथ जो कठोर और चतुर व्यक्ति के लिए जाना जाता था। 1929 में पैदा हुए रेनॉल्ड्स ने अपराध के इतिहास को अपने किशोर वर्षों से जोड़ा था। उन्होंने जेल में समय बिताया था, लेकिन यह केवल उनकी अपराधी बनने की इच्छा को और भी मजबूत करने के लिए पर्याप्त थी। रेनॉल्ड्स ने एक विजन के लिए एक आदर्श चोरी की योजना बनाई थी जो एक मिले ब्रूस रेनॉल्ड्स, एक आदमी जो भविष्य में महान ट्रेन डकैती के मास्टरमाइंड के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे। उनकी उम्र 33 वर्ष थी और समय के दौरान वह लंदन में अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ रहते थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1929 को हुआ था।
रेनॉल्ड्स ने एक कठिन लंदन के पड़ोस में पले-बढ़े और एक छोटी उम्र से ही संसाधनों को सीखा। वह अपने दोस्तों के बीच एक अच्छा और चतुर व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें मैकेनिक्स की एक प्रतिभा थी। उनकी दोस्ती के बावजूद रेनॉल्ड्स को उनके परिवार के लिए एक नरम स्थान था और उन्हें बहुत प्यार था। रेनॉल्ड्स एक स्थानीय गैरेज में एक मैकेनिक के रूप में काम करते थे, लेकिन उन्हें एक गुप्त शौक था और तेज कारों के प्रति प्यार था। वह एक कुशल ड्राइवर थे और एक खतरनाक ड्राइवर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन वह उन लोगों के प्रति भी बहुत वफादार थे जिन्हें वे चाहते थे। घर पर रेनॉल्ड्स एक प्यार करने वाले पिता और पति थे, हमेशा अपने परिवार की जरूरतों को पहले रखते थे। उनके पास एक तेज हंसी थी और एक आकर्षक मुस्कान जो उन्हें अपने दोस्तों और जान पहचान वालों में एक पसंदीदा बनाती थी। उनके कठोर बाहरी रूप के बावजूद रेनॉल्ड्स का एक दयालु दिल था और अक्सर उन लोगों की मदद करने के लिए कहा जाता था जिन्हें जरूरत थी। ब्रूस रेनॉल्ड्स को भीड़ से अलग करने वाली बात उनकी चार्म और उनकी अनचाही विश्वास की कमी थी। उन्हें एक प्राकृतिक क्षमता थी जो उन लोगों की वफादारी को प्रेरित करती थी जो उनके आसपास थे, और उनके दोस्तों और परिवार ने इसके लिए उन्हें प्यार किया। उनके प्रशंसकार्थ और उनकी शादी में शामिल होने वाले लोगों के बावजूद रेनॉल्ड्स एक स्वीकार्य और संबंधित व्यक्ति थे। उनकी कठोर बाहरी और कठोर व्यवहार केवल उनकी आकर्षकता को बढ़ाते थे, उन्हें एक जटिल और रोचक व्यक्ति बनाते थे। रेनॉल्ड्स की चार्म और विश्वास उनकी गिरावट के लिए अंततः साबित हुई। रेनॉल्ड्स के अन्य लोगों के साथ संबंध जटिल और बहुस्तरीय थे। उन्हें एक कसकर बंधी हुई दोस्ती थी जो उनके प्यार के लिए एक दूसरे के प्रति प्यार और उनकी निंदा के प्रति एक दूसरे के प्रति नफरत के साथ शेयर करती थी। इस समूह में से एक व्यक्ति को द उल्स्टरमैन के रूप में जाना जाता था, जो भविष्य में महान ट्रेन डकैती की योजना बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रेनॉल्ड्स के पास एक नेटवर्क भी था जो उन्हें मूल्यवान जानकारी और सहायता प्रदान करता था। इस जाल के केंद्र में ब्रूस रेनॉल्ड्स थे, जो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले व्यक्ति थे। 8 अगस्त 1963 को सुबह 3:15 बजे ग्लासगो से लंदन के लिए यात्रा करने वाला ट्रेन वेस्ट कोस्ट मेन लाइन पर ब्राइडगो रेलवे ब्रिज के पास लेडबर्न, बकिंघमशायर, इंग्लैंड में रुक गया। यह एक गर्मी की शाम थी, जिसमें पूर्ण चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। तापमान मामूली था, जिसमें देश के बीच एक नरम हवा बह रही थी। ट्रेन जो नकदी का एक की लो में ले जा रही थी, ट्रैक पर चलती हुई थी, जो आने वाले भाग्य के बारे में अनजान थी। डाका डालने वाले लोग अपने प्लान और निर्णय के साथ तैयारी कर रहे थे। डाका डालने की योजना बनाने के लिए ब्रूस रेनॉल्ड्स, गॉर्डन गुडी और बस्टर एडवर्ड्स ने कई महीनों तक काम किया। यह गैंग, जिसने ट्रेन को रोकने और डाका डालने का अनुभव नहीं था, दूसरे लंदन गैंग द साउथ कोस्ट रेडर्स की मदद ली। टॉमी विस्बी, बॉब वेल्च और जिम हस्से ने टीम में शामिल होकर अपने कौशल और ज्ञान को दिया। गैंग ने एक व्यक्ति की मदद से अंदर की जानकारी प्राप्त की, जिसे द अल्स्टरमैन के नाम से जाना जाता है, जिसकी वास्तविक पहचान कभी नहीं पता चली। ब्रायन फील्ड, एक वकील का क्लर्क, इस व्यक्ति को गैंग के साथ मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैंग, जिसमें 15 सदस्य थे, जिनमें 3 अज्ञात लोग शामिल थे, ने अपनी योजना को अमल में लाया। उन्होंने लाइनसाइड सिग्नल को बदलकर ट्रेन को रोक दिया और फिर मेटल बार से ट्रेन पर हमला किया। जैक मिल्स, ट्रेन के ड्राइवर, को सिर पर मेटल बार से मारा गया और गंभीर सिर की चोट लगी। डाका डालने वाले लोगों ने मेल कार की ओर बढ़कर सेफ को तोड़ दिया और 2 पाउंड 61 पेंस मिलियन से अधिक की नकदी चोरी की। गैंग ने अपनी भागना शुरू कर दी,
जिससे एक अज्ञात और भ्रम का माहौल बन गया। यह अपराध का एक चौंकाने वाला विवरण यह है कि डाका डालने वाले लोगों ने जैक मिल्स, ट्रेन के ड्राइवर, को सिर पर मेटल बार से मारा। यह क्रूर और हिंसक कार्रवाई ने मिल्स को जीवन भर के लिए चोट पहुंचाई, जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका। मिल्स को घायल हालत में देखकर ट्रेन के नियंत्रण के टूटे हुए अवशेषों के बीच एक भयानक दृश्य बन गया, जो उस समय के लोगों की यादों में गहराई से चिपक गया। डाका डालने वाले लोगों द्वारा उपयोग की गई हिंसा की तीव्रता ने यह स्पष्ट किया कि वे अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितने तैयार थे। इस कार्रवाई के परिणाम कई वर्षों तक महसूस किए जाएंगे। पहला व्यक्ति जिसने यह पता लगाया कि क्या हुआ, वह संभवतः ट्रेन का कंडक्टर था, जिसे डाका डालने वाले लोगों ने अपने नियंत्रण में लेने के लिए मजबूर किया था। कंडक्टर का संसार एक पल में उलट गया और वह भ्रम और भय के बीच फंस गया। जब डाका डालने की खबर फैली तो पुलिस और अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की, एक बड़े शोध अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गैंग को पकड़ना था। जांच एक जटिल और चुनौतीपूर्ण थी, जिसमें कई नेताओं और प्रत्याशियों के साथ जुड़ी थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या डाका डालने वाले लोग पकड़े जाएंगे और न्याय प्राप्त करेंगे? जांच के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि गैंग ने एक बहुत ही सावधानी से और सोच समझकर एक बहुत बड़ा चोरी किया था, जिसमें अंदर की जानकारी और चतुराई से अपने लक्ष्यों को पार किया था। लेकिन वे पैसे क्या किया और कैसे उन्होंने इतने लंबे समय तक पकड़े जाने से बचे? इन प्रश्नों के उत्तर कई महीनों तक खुले नहीं थे, लेकिन एक बात स्पष्ट थी, 1963 की ग्रेट ट्रेन डाका डालने ने अपराध और कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में एक दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ दिया। और जब हम इस कहानी को और गहराई से जांचेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह केवल एक शुरुआत थी। लेकिन जब हम डाका डालने वालों के पीछे बढ़ते हैं, एक वीडियो का यह हिस्सा जारी है, जिसमें जांच की जा रही है। पुलिस ने पहली बार ग्रेट ट्रेन डकैती के लिए जवाब देने के लिए ट्रेन के क्रू से जानकारी इकट्ठा की, जिसमें ट्रेन चालक जैक मिल्स शामिल थे, जिन्हें डकैती के दौरान बुरी तरह से हमला किया गया था। मिल्स उस समय अस्पताल में थे, लेकिन उनकी घटनाओं के बारे में उनकी कहानी बाद में संदिग्धों की पहचान करने में महत्वपूर्ण साबित हुई। पुलिस ने लेडबर्न के आसपास के क्षेत्र में भी जांच शुरू की, स्थानीय लोगों से बात की और गवाहों के बयान इकट्ठे किए। हालांकि डकैती के 10 दिनों बाद पुलिस को पहली बार मामले में अपना पहला तोड़ मिला। एक सुरक्षा कैमरे ने घटनास्थल से एक कार को देखा, लेकिन दुर्भाग्य से फुटेज बहुत धुंधली थी, जिससे कोई पहचान करने वाली विशेषता निकल नहीं सकी। जिस महत्वपूर्ण सबूत ने सब कुछ बदल दिया, वह था एक मोनोपोली बोर्ड जो डकैती के बाद डकैतियों के छिपने के स्थान लेडरस्लेड फार्म पर छोड़ दिया गया था। बोर्ड पर कई गैंग सदस्यों के हाथ के निशान थे, जिनमें गॉर्डन गुडी और बस्टर एडवर्ड्स शामिल थे। यह महत्वपूर्ण पाया गया जब पुलिस ने एक सूचना का पालन किया और फार्म पर एक स्टैश ऑफ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस का पता लगाया, जिसमें एक दैनिक मिरर अखबार की एक प्रति शामिल थी, जिसके सामने डकैती की कहानी थी। मोनोपोली बोर्ड एक पजल का एक हिस्सा था, लेकिन यह पर्याप्त था जो घटनाओं की डकैती को इकट्ठा करने में शुरू करने के लिए पर्याप्त था। पुलिस ने आखिरकार मामले को हल करने के लिए करीब आ रहे थे और उन्हें पता था। मुख्य संदिग्ध थे 13 गैंग के सदस्य, जिन्हें डकैती में शामिल होने के रूप में पहचाना गया था, जिनमें ब्रूस रेनॉल्ड्स, गॉर्डन गुडी और बस्टर एडवर्ड्स शामिल थे। ये लोग रेनॉल्ड्स के ज्ञात